Hello everyone. Good evening all of you. So today I'm going to discuss the scheme of examination for civil services exam. Okay. मैं इसमें ज़्यादा फोकस किस पे करूँगा कि यूपीएससी का जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज एग्जाम का, और कुछ स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन भी यूपीएससी के पैटर्न पे ही चलती हैं। जैसे जिसमें मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि आपकी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये सारी मोस्टली आईएएस के पैटर्न पे ही अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज का, उस एग्जाम का नाम है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विस एग्जाम। ठीक है, अब ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विसेज का जो एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए आप जब प्रिपेयर करना शुरू करेंगे उससे पहले आपको इस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा, जिस चीज पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये एग्जाम होता क्या है और इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, वो सब चीजें मैं बात करूंगा। ठीक है, सिंपल है कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट बी ग्रेजुएट। ठीक है, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो यूपीएससी, इसको क्यों कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विसेज एग्जाम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो टॉप रैंकर्स होते हैं एज पर चॉइस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज। ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज में आती हैं जैसे इंडियन रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस। ठीक है, ये सारी सर्विसेज इसके अंडर में आती हैं। समझ रहे मेरी बात को? ठीक, अब ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसीलिए कंबाइंड बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सारी सर्विसेज के लिए एक ही एग्जाम होता है और बाद में सर्विस एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक एंड प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट, उस चीज पे आपका एलोकेशन होता है कि आपको कौन सी सर्विस मिलेगी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि एग्जाम की स्कीम क्या है, तो इट इज अ 3 स्टेज्ड एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम जो है ये एक 3 स्टेज्ड एग्जाम है। ठीक है, क्या है 3 स्टेजेस इस एग्जाम की, आई विल टेल यू इन मच डिटेल्स। ठीक है, ये एक 3 स्टेज्ड एग्जाम है जिसमें सबसे पहले आपकी जो स्टेज है वो आती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ओके, जिसको आप शॉर्टकट में प्रीलिम्स कहते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स। ठीक है, दूसरा स्टेज आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और मेन एग्जामिनेशन के बाद आपका आता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप यूजुअल लैंग्वेज में बहुत सारे लोग वाइवा बोलते हैं, वाइवा, जबकि ये गलत होता है। वाइवा इज प्योरली फॉर टेस्टिंग द नॉलेज इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। ठीक है, या एट द मैक्स आप इसको इंटरव्यू बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ब्रॉडर पर्सनालिटी चेक्स होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस हैं इस एग्जाम के, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, और आपका प्रीलिम्स का सिलेबस जो है, प्रीलिम्स का सिलेबस भी डिफाइंड है, मेंस का सिलेबस भी डिफाइंड है और इंटरव्यू का भी सिलेबस डिफाइंड है। सबसे पहले आपका जो प्रीलिम्स है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, एक पेपर का नाम होता है जनरल स्टडीज 1, जीएस 1, और दूसरा पेपर होता है आपका सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट। ठीक है, जीएस 1 का जो पेपर होता है जनरल स्टडीज, बहुत सारे लोग इसको जीके भी बोलते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज में आपका सिलेबस डिफाइंड है। जैसे इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स। ठीक है, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, पॉलिटी में पूरा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में पूरा इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक साइंसेस एंड करंट अफेयर्स, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में भी बेसिक एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज एंड करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, वो कैसे पढ़ना है उसके लिए भी आई विल गिव यू अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, अब आती है बात आपके दूसरे पेपर की, जिसको आप कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां पे थोड़ा सभी लोग फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले इस एग्जाम का ध्यान रखना है आपका, सीसेट का जो पेपर होता है ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। इट इज क्वालिफाइंग नेचर, ऑल यू नीड इज 33% मार्क्स। एक बार आप क्वालिफाई कर गए, 33% मार्क्स ले लिए आपने, तो फिर आप जो है आपका जीएस का पेपर का स्कोर देखा जाएगा और उसके बेस पे आपकी जो है प्रीलिम्स की एंट्री होगी। ठीक है, अब ये रैंकिंग जो है, ये रैंकिंग में भी नहीं काउंट होता। I mean, इसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ आपका
जो है क्वालिफाइंग नेचर है, ताकि आप जीएस का पेपर पे बेस्ड फिर देखेंगे, आपका स्क्रीनिंग होएगा कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो टेक्निकली सीसेट के अंदर आपको 3 चीजें पूछी जाती है। बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं, उसके लिए टर्म यूज की गई है बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी मींस 10th लेवल का, 10th स्टैंडर्ड का जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो, ठीक है। देन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश लैंग्वेज और हाउ यू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स, पैसेजेस होते हैं, उसके साथ उसके दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इन टोटलिटी इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, आपको करेक्ट 727 करने हैं, इंक्लूडिंग द जो नेगेटिव मार्किंग है वो निकाल के आपको 27 मार्क्स जो है 27 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं नेगेटिव मार्किंग साथ निकाल के, तो आप सी सेट क्वालिफाई कर जाते। अब जब आप सी सेट क्वालिफाई कर जाते फिर आपका GS1 का पेपर जो है वो उसका स्कोर देखा जाता है, और GS1 के स्कोर के बेसिस पे आपका जो है प्रीलिम्स का सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स का एग्जाम जो है इट इज प्योरली अ स्क्रीनिंग एग्जाम कि विच स्टूडेंट्स आर फिट फॉर राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन। आपकी फिटनेस टेस्ट होती है कि आप मेंस एग्जामिनेशन लिखने के लिए फिट हो या फिट नहीं हो। यह है आपके प्रीलिम्स का रोल आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी में, ठीक है। फिर आता है आपका मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन एक बहुत ही डिटेल्ड इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है, और प्रीलिम्स के बारे में एक चीज मैंने आपको बताई कि ये प्योरली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। और यूजुअली जो है इसमें कट ऑफ 55% के आसपास रहता है, ठीक है। अगर 200 में से 110 मार्क्स आपके हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में आ जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। तो 55% कट ऑफ है, इसका मतलब पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो भी कैसे एक्वायर करना है, कैसे उन मार्क्स को अचीव करना है, वो भी मैं आपको कंसिक्वेंट वीडियोस में बताता रहूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की। तो मैंने आपको बताया मेन एग्जामिनेशन जो है ये बहुत डिटेल होता है और ये सब्जेक्टिव टाइप होता है। इसका नेचर जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव। इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप, इट इज सब्जेक्टिव टाइप। मींस आपको आंसर्स डिटेल में लिखने होते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने पेपर्स होते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें जैसे आपका जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 और जनरल स्टडीज के GS 4। ये तो आपके मेन GS के पेपर्स हो गए, ठीक है। ये आपके GS के पेपर हो गए, प्लस एक पेपर आपका एसए का होता है, प्लस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप खुद चूज करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप खुद चूज करते हैं और उसके 2 पेपर्स होते हैं। वो कौन होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। और एसए का पेपर होता है, ये 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये सारे पेपर्स आपके जो हैं 250 मार्क्स ईच, मींस टोटल 500 मार्क्स, और ये सारे आपके 250 ईच मींस 500 मार्क्स। ये वो 1000 मार्क्स। ये वो आपके पेपर्स हैं जो आपका रैंक एंड सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और पेपर आपको देने पड़ते हैं जो होते हैं पेपर ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। आपको 2 लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, मलयालम हो गया, पंजाबी हो गया, ठीक है। कोई भी लैंग्वेजेस आप 2 सेलेक्ट करना है उसका, लेकिन आपको दिस इज ओनली अ पासिंग मार्क्स। यू ओनली रिक्वायर क्वालिफाइंग मार्क्स, दैट इज 33% मार्क्स, और ये आपके रैंकिंग में भी काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस लैंग्वेज के पेपर में फेल हो जाते हैं, यहां अगर आप पास भी हो जाएं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि इनको पास करना कंपलसरी है, ठीक है। अब ये GS1, GS2, GS3 जो पेपर्स हैं, ये 3 जो पेपर्स हैं, ये आपके बिल्कुल प्रीलिम्स का ही जो है सिलेबस है उसका एक्सपेंशन है। जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे चीजें जो हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे GS1 में हो गया हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, GS2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, GS3 में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो सब हो गया। GS4 ऑल टुगेदर आपका एक नया पेपर है, सेपरेट पेपर है, जो
थियोरेटिकली तो कहा जाता है कि ये आपकी फिटनेस टेस्ट करता है कि क्या आप फिट हो सिविल सर्विसेज के लिए या नहीं। इस पेपर का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है और ये पेपर क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना लूंगा, ठीक है। लेकिन GS1, GS2, GS3 जो है ये डिवीजन है, प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ही डिवीजन है डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह से आपका मेंस का पेपर भी जो है ये सब्जेक्टिव नेचर का पेपर है और मेंस का एग्जाम जो है वो पूरा थियोरेटिकल एग्जाम होता है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक। उसके बाद लास्ट स्टेज जो आती है इसकी, वो आती है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट को सबसे पहले तो कोई वाइवा ना कहे, क्योंकि वाइवा में सिंपली आपका सब्जेक्टिव नॉलेज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वही क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, और आपका उसमें पर्सनालिटी चेक नहीं होता, नॉलेज का डेप्थ चेक होता है। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू, इसमें आपका प्रॉपर पर्सनालिटी का एनालिसिस होता है, क्योंकि आपका नॉलेज प्रीलिम्स और मेंस में चेक हो चुका है। इंटरव्यू में अब आपका थॉट, इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स, आप कैसे चीजों को समझते हैं, कैसे चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, कॉन्फिडेंस कैसा है आपका, आप कितने सच और कितना झूठ आपकी पर्सनालिटी के अंदर है अभी। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप 10 सवालों के गलत जवाब दे दोगे, 10 सवालों को ये बोल दोगे कि मुझे नहीं आते, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन एक भी सवाल में ब्लफ करने की कोशिश करोगे तो वो ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि पर्सनालिटी में आपका ब्लफिंग नेचर वो दिखाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो पर्सनालिटी टेस्ट, अच्छा, मोस्टली ये होता है कि मेंस में जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, मेंस में जो अच्छा स्कोर करते हैं वो इंटरव्यू में भी फिर डिसेंट स्कोर करते हैं, क्योंकि मेंस का अच्छा स्कोर नॉलेज के ऊपर आता है, नॉलेज की वजह से आता है। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लोगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस तो आप आंसर कर लोगे, ठीक है। और जब आपकी बात आती है पर्सनालिटी से रिलेटेड, तो नॉलेज तब तक नहीं बनती जब तक ना आपके पास डिसिप्लिन हो, जब तक ना आप डिसिप्लिन स्टडी कर रहे हो, जब तक ना आप कंसिस्टेंट रिवीजन कर रहे हो, जब तक ना आपके नेचर में हार्डवर्क हो, जब तक ना आपकी इनग्रेन्ड पर्सनालिटी में डेडिकेशन हो। तो वो सारी चीजें फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है जब आप इंटरव्यू में बात करते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं इससे आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, लेकिन आपकी बात में कन्विक्शन कितना है, आप कितना ज्यादा अच्छे से अपनी बात कह पा रहे हैं और कितना कन्विंस कर पा रहे हैं आप बोर्ड के मेंबर्स को, इंटरव्यू में ये चीजें जो है ज्यादा मैटर करती हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और ओवरऑल इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 1 साल निकल जाता है, ठीक है। जैसे आपका, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो मई के आसपास में आपका प्रीलिम्स होता है, ठीक है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपका जो है मेंस होता है, ठीक है। और अगले साल मार्च या मार्च में आपके इंटरव्यूज होते हैं, और अप्रैल तक आपका फाइनल रिजल्ट फिर से आ जाता है। समझ रहे? तो टेक्निकली 1 साल का पूरा ये प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अब आपको ये प्रोसेस बड़ा टफ लग रहा होगा कि इसमें GS1 भी पढ़ना है, GS2 भी पढ़ना है, GS3 भी पढ़ना है, इतना कुछ पढ़ना है। तो जितनी चीजें मुश्किल दिखती है उतनी मुश्किल होती नहीं है, ठीक है। कैसे, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जब मैं बात करता हूं जनरल स्टडीज को पढ़ने की, टेक्निकली आपको पढ़ना क्या है? जनरल स्टडीज पढ़ना है और एक आपका ऑप्शनल पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है। जनरल स्टडीज जब आप पढ़ते हैं तो आपका एस्से का प्रिपरेशन साथ साथ होता रहता है। जब आपने न्यूज़पेपर साथ में पढ़ा हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हो राइटिंग का, तो एस्से को सेपरेट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। वो 250 मार्क्स आपके जनरल स्टडीज के ही नॉलेज से यूज करते हैं। अब एस्से के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, इसके लिए भी मैं एक दिन बहुत ही अच्छी डिटेल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जहां तक बात आती है जनरल स्टडीज की, ठीक है, जनरल स्टडीज में अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूंगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल इश्यूज। अब यहां पे फोकस करना, इतने सारे हेडिंग्स बन गए इसके, लेकिन 4 चीजें आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स,
इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज, ये मोस्टली आपके न्यूज़पेपर से कवर हो जाते हैं। तो जो बच्चों की न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत अच्छी है तो उनको तो 4 कंपोनेंट्स एट ए टाइम साथ साथ तैयार हो रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बेसिक साइंस 10th लेवल की तो आप किसी भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। एडवांस जो है वो आपका जो है करंट अफेयर से न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में सिर्फ केवल एनसीईआरटीज प्लस एक एडवांस बुक, वन एडवांस बुक, आई एम सेइंग ओनली वन एडवांस बुक, वो भी सिर्फ मेंस वाले पोर्शन के लिए। जैसे जनरल स्टडीज में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ते हैं, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। पॉलिटी के लिए तो एक ही सोर्स है, लेकिन मैं यहां भी बोलूंगा कि एक एनसीईआरटी का ऊपर फोकस होना चाहिए, प्लस एम लक्ष्मीकांत की एक किताब आती है, वो भी एक एडवांस बुक है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सारा न्यूज़पेपर से। इकोनॉमी का 2 पार्ट्स हैं, इसका 60% जो है वो न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है, और फिर बाकी वाला पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी से कवर हो जाता है, प्लस कुछ अच्छी नोट्स अगर हो आपके पास तो उससे हो जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो टेक्निकली मेरा ये कहने का मतलब है कि ये दिखता तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअली अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में प्रिपरेशन करोगे तो डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन करने के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। ये तो हो गया आपका मेंस वाला पार्ट। और ऑप्शनल क्या होता है? ऑप्शनल इज ऑफ योर चॉइस। अब ये चूज कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू चूज योर ऑप्शनल वेरी वाइजली, क्योंकि ऑप्शनल अगर गलत हो गया तो आपकी प्रिपरेशन पूरे थ्रू आउट बड़ी टफ हो जाती है, ठीक है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि सीसेट है, मुझे मैथ नहीं आता तो मैं सीसेट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना तो चाहता हूं पर कर नहीं पाऊंगा। तो सीसेट के बारे में प्लीज अंडरस्टैंड करें इस बात को। इट इज नॉट अबाउट मैथ्स, इट इज नॉट अबाउट मैथ्स। देयर आर 3 थिंग्स। वन इज बेसिक न्यूमेरेसी। इसमें 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, अगर डिसेंटली आपने 10th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ा हुआ है तो कुछ क्वेश्चन तो 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स से हो जाते हैं। और अगर मैथ आपका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो ये वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छा कर लोगे तो भी डिसेंटली आपको हेल्प हो जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ये वाला पोर्शन तो हर कोई कर ही लेता है, ठीक है। हालांकि कॉम्प्रिहेंशन के एस्पेक्ट में एक्यूरेसी थोड़ी कम आती है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेसी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो सीसेट भी कोई घबराने की वजह नहीं है। तो अब कंक्लूजन ये है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो मैंने बता दिया, थोड़ा मोटा मोटा तौर पे मैंने आपको इसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बता दिए। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये दिखता बहुत डिफिकल्ट है, लगता बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। अब सिविल सर्विसेज के बारे में जब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है पास्ट में, मैंने हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस कहा है कि सिविल सर्विसेज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम येट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। अब इजीएस्ट क्यों है और टफेस्ट क्यों है, मैं दोनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इजीएस्ट इसलिए है क्योंकि आपका अगर सही गाइडेंस होगा, सही सोर्सेज होंगे, सही स्ट्रेटेजी होगी, तो आप ये एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये टफेस्ट क्यों है? अगर आप इसमें क्या हो गए, अगर आप इसके नंबर्स में चले गए, मैंने कल भी बताया था नंबर्स बहुत मिसलीडिंग होते हैं। अगर आप एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टडी कर रहे हो, कोई डायरेक्शनलेस स्टडी कर रहे हो, तो भी ये बहुत टफेस्ट एग्जाम हो जाता है। और अगर आप इसमें क्राउड देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है। तो नंबर्स, सक्सेस रेट वगैरह नहीं देखना, क्राउड नहीं देखना, और आपकी स्टडी अनऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए। Organized study under proper guidance with proper sources and with thorough strategy, it can be cracked very easily, ठीक है। Take a wise decision। अगर आपको सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है so continue to stay with me। मैं अपने फ्री टाइम में यूजुअली इंटरेक्ट करता रहता हूँ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स से, ठीक है। तो जितना भी गाइडेंस है मैं कोशिश करूंगा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितना भी गाइडेंस है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए सभी बच्चों के लिए। और वैसे डिजिटल इंडिया में हम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि एक्सेसिबल हो जाए मैक्सिमम सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री। और
अब ये सोशल मीडिया पे है तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू है नहीं किसी के लिए, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी आउट ऑफ माई विट फॉर टीचिंग, आउट ऑफ माई लव फॉर टीचिंग, कि मैं मैक्सिमम गाइडेंस आपको आपके डोर स्टेप्स पे अवेलेबल करा सकूं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है कि क्या क्या डाउट्स हो रहे हैं, किस किस चीज़ पे आप चाहते हो कि मैं आपसे डिस्कशन करूं, ठीक है। एक कमेंट कल की वीडियो में आया है कि बहुत परेशानी है कि स्टार्ट करें कहाँ से। सो कल की वीडियो जो होगी वो होगी इसी टॉपिक पे, हाउ एंड फ्रॉम वेयर, हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। या तो मैं इससे स्टार्ट करूंगा, या तो मैं कल पहले सोर्सेज डिस्कस करूंगा और सोर्सेज के बाद स्ट्रेटेजी में डिस्कस करूंगा, और स्ट्रेटेजी के बाद मैं ये वाला क्वेश्चन लूंगा। सीरीज में चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक वेरी सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू।